जगत की ऐसी है, यहाँ हर सुबह को शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों समाज की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इनके परिवार में कोई लड़की होती है तो ये बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि लड़कियां इनकी धंधा करती हैं। हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी जाके करें। हम लोगों का पेशा है ये और सदियों से चला आ रहा है। किसी ने अगर प्रोस्टिट्यूशन चूज कर लिया तो उसकी शादी नहीं हो सकती। उनकी शादी नहीं होती, उनका सिड्डा का होता है। जो बुआ रहती हैं हमारी तो वो बिछड़ी पहना देती हैं हम लोगों के लिए। जो छोटी सिस्टर होती हैं तो वो मांग भर देती हैं, उसके लिए बोलते हैं हम लोग सिड्डा का। जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तो फादर का नाम नहीं बता पाए थे हम। मेरे पास भी एक अपने पिता का नाम नहीं है, कहाँ से ले आए पिता? चाहे वो मुंबई का कामाठीपुरा हो या दिल्ली का जीबी रोड हो, कहीं ना कहीं ये लोगों का रिलेटिव ऑलरेडी उधर है। हाँ, हम बेड़ियाँ हैं। बेड़ियां अपनी ही लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में उतारने के लिए बदनाम जाति। पीढ़ियां गुजर गईं, बादशाहत से अंग्रेजों की गुलामी और फिर उसके बाद एक आजाद लोकतंत्र के रूप में शासक बदलते गए, लेकिन नहीं बदली तो बेड़िया जाति की लड़कियों की किस्मत। और इनकी ये किस्मत भी इनका अपना समाज ही लिखता है, जहां इनके ही माँ बाप खुशी खुशी अपनी बच्ची की इज्जत उस इंसान के हाथों सौंप देते हैं जो उसकी सबसे अधिक कीमत देता है। जब पहली बार किसी बच्ची को जब उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है परिवार के थ्रू, बच्ची में शब्द इसलिए इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जगह पे नाबालिग बच्चियाँ ही 18 साल से जो कम उम्र के होते हैं उनका ही प्रोस्टिट्यूशन में इंडक्शन होता है। तो पहले जो व्यक्ति उनके साथ में सोएगा वो एक बिड करता है, ऑक्शन टाइप का मान लीजिए आप, इनफॉर्मल ऑक्शन का प्रक्रिया होता है, तो उसमें उसको नत उतारना बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पे करता है तो पहली बार उसके साथ में वो बच्ची सोती है। और ये पहले ही मूड बना लेते हैं कि इस लड़की को हमने इस धंधे में डालना है। बेड़ियाओं में जैसे 4 लड़की हैं तो 3 लड़कियों को ये मैक्सिमम धंधे में ढकेलते हैं अपनी अर्निंग के लिए। उसका माइंड इस तरह से बास कर देते हैं, माइंड मेकअप कर देते हैं कि वो बैल का उसमें चली जाती है। प्यूबर्टी एज के बाद इनका इंडक्शन होता है, तब पूछा जाता है इनसे कि भाई तुम क्या चाहती हो, कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में जाना चाहोगी कि शादी करना चाहोगी। बच्चियाँ खुद कर लेती हैं शादी, कि हमें शादी करना, शादी कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये लोग देखते हैं कि ग्लैमरस जो ज़िंदगी दिखता है इनको, प्राइमा फेसिली जो दिखता है वो आप बच्चियों को ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूशन में दिखता है, क्योंकि इमीडिएटली पैसा आ रहा है, कंट्रोल है फाइनेंसेस का उनके हाथ में, थोड़ा सा लैविश लिविंग होता है। और शादी अगर होती है तो ज़्यादातर घर पे काम करती है, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं होती है इनकी। तो ऐसे सिचुएशन में उनको लगता है कि बेटर ऑप्शन हमारा प्रोस्टिट्यूशन है। तो ये एक बड़ा विशियस सा सर्कल है। नाचना गाना पसंद है तो वो नाचने गाने लगती हैं। बच्चियाँ 3 हैं, बेसाब ये नाचने गाने का ही काम करती थी। फैमिली वाले मेरे या फिर और बस्ती वाले, गांव वाले इसी के धंधे पर ही निर्भर रहते हैं। सब कुछ उनका पेट पालना, बच्चे पालना, घर बनाना, बार बनाना, सब इसी बिजनेस के ऊपर निर्भर है। मैं बेड़िया कम्युनिटी से हूँ और सूखा मेरा गांव है। विश्व प्रसिद्ध स्तूप सांची स्तूप से हमारा गांव लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काफ़ी हद तक जब मैं कहीं जाया करता था तो जैसे मैं अपने नाम को लेकर बताऊं, अपनी समाज को लेकर बताऊं, तो लोग उसको भी एक अलग नज़रिए से देखते थे। और गांव का जैसे नाम बता तो लोग चौंक जाते थे, क्योंकि इतना बदनाम उस गांव की छवि थी शुरू से कि लोग उसको नाम सुनते ही बड़ा असमंजस की स्थिति से लोग देखा करते थे। ये लोग नोमैडिक ट्राइब्स हैं। फोक डांस बहुत इनका मशहूर था। राई डांस एक बहुत मशहूर फोक डांस है और बड़ा प्रभावी डांस हुआ करता था।
और अगर हिस्ट्री अगर इसका माने, अगर जो बोलते हैं तो वो तो करेली माता एक अशोकनगर में है, तो कहते हैं कि लवकुश जब पैदा हुए थे तो वहाँ पे इन लोगों ने उस डांस को किया था। बेड़िया जाति का इतिहास बहुत पुराना है और समाज में जैसे बाकी सारी जातियों का कोई न कोई हुनर या पेशा है, उसी तरह नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करना बेड़िया जाति का हुनर हुआ करता था। हजारों साल तक ये जाति घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती थी। लोगों का मनोरंजन करने का ये काम कब देह व्यापार में बदलता चला गया, इसकी सही जानकारी तो शायद किसी को नहीं है। ये तो 100 साल 200 साल हो गए इसको तो चलते चलते। हमारे बड़े बूढ़े से बड़े बूढ़े मर गए, पीढ़ी से पीढ़ी गुजर गई, इसको तो बहुत साल हो गए ये धंधे को। हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी जाके करें। हम लोगों का पेशा है ये और सदियों से चला आ रहा है ये सब। हम लोग अपने घर पे करते हैं और हमारी बस्ती में होता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होता। यहाँ पे सब अपनी मर्जी से आते हैं और चले भी जाते हैं। मेरी जो माँ है वो परंपरागत पेशे में है। पहला तो सर हर समाज के लिए कोई ना कोई एक धंधा रहता है कि वो ये करके कमाई कर सकता है, लेकिन हमारी समाज में यही है कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए परंपरागत पेशे में भेज दिया जाता है। तो मेरी माँ भी इसी पेशे में है। हमारी फैमिली में जो भी पालन हो रहा है, जो भी मैं खाना खा रही हूँ, जो मेरी पढ़ाई की फीस जा रही है, सब यही बिजनेस की जा रही है, इसी धंधे की जा रही है। इस धंधे के अलावा हमारे पास कोई काम का जरिया, रोजगार का जरिया कुछ है ही नहीं है। बेड़िया समाज में बदलाव के लिए काम कर रहे लोगों की अगर माने तो देश का कोई भी रेड लाइट एरिया ऐसा नहीं मिलेगा जहां देह व्यापार के धंधे में बेड़िया समाज की लड़कियां ना मिले। चाहे वो मुंबई का कामाठीपुरा हो या दिल्ली का जीबी रोड हो या कोलकाता या बेंगलोर हो, कहीं ना कहीं ये लोगों का रिलेटिव ऑलरेडी उधर है। अगर हम बेड़िया फैमिली कम्युनिटी का एक फैमिली ट्री बनाते हैं, पूरा गांव शायद 2 फैमिली में आ जाता है। तो जब उनको लगता है कि गांव में ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है या गांव में कस्टमर बेस रिड्यूस हो रहा है, तो फिर ये रिलेटिव ये बोलते नहीं कि ये बच्चिया हमारा उधर गया है शो पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो बोलते हैं कि गया है, मेरा बुआ के घर गया है, मासी का घर गया है। ज़्यादातर जो केसेस हम देख रहे हैं कि क्लोज रिलेटिव हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, उनके थ्रू ही बच्चे माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेज टू नॉट ओनली मेट्रो सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी। और अभी अगर एमपी में देखेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नेटवर्क है। जब उनके लिए कोई आगे मजदूरी का कुछ नहीं दिखता है तो वो अपनी लड़कियों से, बहनों से ये परंपरागत पेशा कराने लगते हैं और उनकी भी मजबूरी बन जाती है कि वो परंपरागत पेशे में उतरने के बाद अपना घर परिवार के लिए चलाती है। और किसी ने अगर प्रोस्टिट्यूशन चूज कर लिया तो उसकी शादी नहीं हो सकती। उनकी शादी नहीं होती, उनका सिड्डा का होता है। फिर वो हो गया हमारा डांस के 7 साल बाद। सिड्डा का वो ऐसा होता है कि जो हमारे रिलेटिव रहते हैं, मतलब पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, सबके लिए खाना आना और हो जाता है। जो बुआ रहती हैं हमारी तो वो बिछड़ी पहना देती हैं हम लोगों के लिए। जो छोटी सिस्टर होती हैं तो वो मांग भर देती हैं, उसके लिए बोलते हैं हम लोग सिड्डा का। किसी पुरुष के नाम का सिर ढांका करने के बाद भी त्रासदी ये है कि इनके बच्चों को पिता का नाम नहीं मिलता और ना ही मिलती है देह व्यापार से आजादी। ट्रेडिशनली इंटरजनरेशनल प्रोस्टिट्यूशन में है ये लोग। तो ट्रेडिशनली इंटरजनरेशनल प्रोस्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व है। इनसे अगर कोई जाके बोले कि जो आप काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो ये शब्द यूज़ करते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, कि अगर आप कर रहे हैं और ये गलत है तो मानने को तैयार नहीं होंगे। जो समाज में माताएं बहनें जो परंपरागत पेशा करती हैं, अगर लोगों के लिए वो गलत लगती हैं तो सरकार हमारे लिए बता सकती है कि हम क्या करें उसके लिए। जैसे मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे क्या मिला,
कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ ऐसा बताओ कि जिसके लिए हम लोग अपना जीवन गुजार सके। उसमें आप लोग हमारे लिए कुछ करते नहीं। हर एक समाज के लिए कोई ना कोई ऐसा जरिया रहता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कुछ माता बहनों के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन लोग भी ऐसे गलत तरीके से देखते हैं और वैश्या का नाम दे देते हैं। इसी काम के ऊपर निर्भर है हमारी फैमिली वाले जो भी है। अगर उनको कुछ, जो भी हमसे उम्र में बड़े, अगर उनको कुछ जॉब हल्की पतली मिलेगी ना तो भी वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को क्या है, इसी काम के ऊपर निर्भर रहना पसंद हो चुका है। माहौल ये होता है, देखो अपने लिमिट में कमाओ। जो भी धंधा सेक्स वगैरह करते हैं, जो अपने लिमिट में सब काम करो। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो रेड तो पड़ेगी पुलिस की। शहर के नज़दीक जो मल्हा गांव है और वहाँ जो एक बेड़िया बस्ती है, उस क्षेत्र में काफ़ी पुराने समय से देह व्यापार जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चियों की मृत्यु हुई थी। इतनी ज़बरदस्त रेड पड़ी थी कि वो एक साथ पूरी कम से कम 10-12 गाड़ियाँ थी, कम से कम 100 पुलिस वाले थे और इनके घरों में घुस गए और ये सब बच्चे कुछ बड़े पूरे सब यहाँ से अपने घरों से भाग के चले गए। मेरी बहन खाना खा रही थी स्कूल से आके 4:30 बजे। तो मेरी बहन खाना खाने के बाद बैठे थे हम लोग, तो पुलिस जैसे ही घरों में कूदी तो जैसे ही बच्चे डर के वजह से भाग चुके, कोई नहीं था घरों में। तो पुलिस ने पीछे खेतों में रेड मारी। एक पास में बगीचे के पास एक तालाब था, उस डर की वजह से वो बच्चे उस तालाब में कूद गए, तो 2 बच्चियों की वहाँ पर डेथ हो गई थी। पुलिस का रेड करने का प्रथा जो है वो भी कर रही है, कानून के तहत रेड करती है ये, मगर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार क्रिमिनल लेजिस्लेशंस को अगर हुबहू हर जगह पे अगर इस्तेमाल कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट कभी कभार नेगेटिव भी होता है। जो समाज किसी काम को अपराध की नजर से देखता ही नहीं, उस काम को कोई भी सरकार केवल कानून का डर दिखाकर बंद नहीं करा सकती। इसके लिए बेड़िया समाज में शिक्षा की लौ जगाना बहुत जरूरी है, जिससे वो गरिमा के साथ जिंदगी जीने का मतलब समझ सके। जब ही छूट सकता है इनका धंधा, जब ये इनकी अध्ययन 12वीं या BA तक, जब ये बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, समझने लगेंगे कि हमारा ये काम जो कर रहे हैं वो गलत है। बच्चों के साथ काम करते हुए ये समझ आया कि जो बच्ची 12वीं पास हो जाती है वो कभी भी प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाती है, और वो एक चेंज एजेंट बन रही है जो समाज में जाके बोलती है कि नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। जिस गांव ने एजुकेशन के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, आज उस गांव के बच्चे इतने साक्षर हो गए कि बच्चे और बच्चियां स्कूल ही नहीं बल्कि अपनी हायर एजुकेशन भी उन्होंने कंप्लीट कर ली है। लड़कियों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। पहले तो 100% हुआ करता था ये इस काम में गाँव लिप, लेकिन अब उस चीज़ को धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्णतः ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको कम किया गया है। गांव में लोगों में सुधार आया, उनने खुद अपने मन से अपनी स्वेच्छा से इसको कम किया। मैं यहाँ पर 2002 से पोस्टेड हूँ, तो मैंने तो इसमें परिवर्तन बहुत देखा है। पहले जैसे ये सभी 100% जो थे वो उसमें लिप्त थे। कुछ परिवार ऐसे हैं वो उस 1-2 परिवार वो उस धंधे से छूट गए हैं, और जो घर वालों ने टेम्पू वगैरह खरीद लिए हैं तो वो टेम्पू चला रहे हैं। कुछ मजदूरी के लिए भी जा रहे हैं। एक आदमी ने जैसे दुकान खोल रखी है, उसने अपनी दुकान भी चला रहा है। 11,000 रुपये से काम स्टार्ट करा था बीजे का, वो भी बहुत मुश्किल से। फिर 20,000 रुपये माता जी से लिए उधार, माता जी ने गोल्ड लोन लेके दिए। फिर काम धीरे धीरे भगवान की कृपा से चालू हुआ, बढ़िया हो गए, सक्षम सुखी हो गए। धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से ये सब चीज़ों में बदलाव आ रहा है।
लोग अपने अपनी आजीविका का अलग अलग साधन बना रहे हैं। जैसे कोई ईंट के भट्टे का काम कर रहा है, तो किसी ने अपनी दुकान खोल ली, तो कोई किसानी में है, कोई अपने पशुपालन को लेकर अपना आजीविका चला रहा है, कुछ हैंडमेड आइटम बना के अपना रोजगार स्थापित करे हुए हैं लोग। जब हमने स्टार्ट करी थी एजुकेशन, हम 30 से 35 बच्चे हुआ करते थे, और धीरे धीरे करते करते जब हम 12th क्लास में पहुँचे तो 2 ही बच्चे, और 2 में से भी जब 12th क्लास करी तो मैं अकेला बचा था। मतलब मैंने भी 12वीं पास आउट हूँ, लेकिन मैंने कॉलेज नहीं किया है। लेकिन मेरे बाद के जो बच्चे हैं, जो बच्चे मतलब स्कूल 7वीं और 8वीं तक की जहाँ तक कहानी ख़त्म हो जाया करती थी, मेरे बाद के बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, और लड़के ही नहीं लड़कियों ने तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, और कई तो जॉब के लिए तैयार भी हैं और कुछ जॉब कर भी रहे हैं। लेकिन जब सदियों से इस जाति पर देह व्यापार का ठप्पा लगा है, तो ऊपर उठने की उनकी चाहत के सामने बाधाएं भी कम नहीं है। समाज की दूसरी जातियों के लोगों की नजरें इतनी जल्दी नहीं बदलती। उनकी नजर में तो बेड़िया जाति की केवल एक ही पहचान है, और वो पहचान है देह व्यापार की, और इसका एहसास उन्हें हर कदम पर कराया जाता है। एक जो समाज का सपोर्ट होता है, क्योंकि कम्युनिटी और गांव को लेके जो स्टिग्मा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उतनी जल्दी से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा था कि हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो भी हम लोग नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन सोसाइटी का वो जो स्टिग्मा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग वहाँ पे फिट ही नहीं हो पाते। सबसे पहला डिमोटिवेशन यही आता है। बहुत मुसीबतों से मैंने 11वीं क्लास पास की है, जिसको मैं ही जानती हूँ। मैंने कैसी कैसी मुसीबतों से पास की है। मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला भी था कि मुझे यहाँ पे रहना भी नहीं है, कहीं मुझे बाहर का कमरा दिलाओ, मैं वहाँ रहूँगी, वहीं पढ़ाई करूँगी। मैं यहाँ पे रह के तो आगे पढ़ाई हो ही नहीं सकती है मेरी। अगर मुझे पढ़ाया जाएगा तभी मैं बच पाऊँगी। मेरे से पीछे आने वाली पीढ़ियाँ, बच्चे या फिर मेरे बराबर की जो भी कुछ लड़कियाँ हैं जो मुझे देख कर कुछ सीख पाए, उनको मैं भी कुछ सिखा पाऊँ, जिससे मैं आगे बढ़ूँ, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ वो भी आगे की तरफ बढ़ें, ताकि ये नहीं कि यही बिजनेस करें, यही धंधा करें, जिससे मुझे देखकर बाकी के लोगों को सबको प्रेरणा मिले कि उसकी लड़की ये बनी है, ये बनी, हम भी ऐसा बनना चाहेंगे। मैं बेड़िया कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और मेरी बड़ी बहन जो है वो मेरी इंस्पिरेशन है पहली। तो वो अपनी स्कूल की टॉपर हुआ करती थी। गाँव के बाद फिर जब उसको आगे पढ़ाई करनी थी तो उसके लिए हमें दूसरे गाँव स्कूल जाना पड़ता था पैदल जाके, तो उसने वहाँ तक भी पढ़ाई की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं 4th क्लास में थी और मेरी बहन का स्कूल छुड़वा के, क्योंकि शायद समाज के परंपरा के आधार पे उसकी वो उम्र हो गई थी कि वो अब आगे पढ़ नहीं सकती, तो उसको घर में हमारी मम्मी ने रख के उसको जो हमारे समाज का जो परंपरागत व्यवसाय जिसको वो लोग मानते हैं वैश्यवृत्ति, उसमें उसको इन्वॉल्व कर दिया था। जबकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी हमारे स्कूल की। इनफैक्ट मुझे इस नाम से जानते थे कि वो उसकी बहन है। तो वो चीज़ मुझे इतनी लगी, मुझे लगा कि शायद एक वक्त के बाद मेरा भी यही हाल होगा, मुझे भी यहीं आना पड़ेगा। तो मैं बहुत डरी हुई थी उसके बाद। लेकिन मेरी बहन को एक चीज़, उसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ थी कि जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी अपने जीवन में, तो उसको लगता था कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। कोई भी टीचर आता, उनको पता चल जाता कि मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे से 100 सवाल जवाब पूछने लग जाते कि तुम पढ़ती कैसे होगी, क्या होगा आगे लाइफ में, क्या नहीं होगा, इतनी परसेंटेज नहीं बनेगी, बाहर रहना पड़ेगा तुझे। ऐसे मुझे बहुत टीचर सब कुछ बातों से मुझे बहकाते कि तुम इस गाँव बस्ती को छोड़ दो, कहीं बाहर रहो। मेरे पापा से भी कई बार बोला उन्होंने कि इनको, लड़की को बाहर रखो, तुम अगर ऐसी बस्ती में ये रहेगी तो हम इसको निकाल देंगे स्कूल से, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इसको। 10th क्लास के बाद मेरी दीदी ने बोला कि यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्कूल हमारा था 3-3.5 किलोमीटर दूर था, और जैसे बारिश के टाइम पे तो नदी वदी की वजह से स्कूल जाना भी नहीं हो पाता था। और वो मतलब मेरे घर में मैं बड़ी हूँ तो पढ़ने के लिए भी, और मेरे को खुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ना, तो मैं इसलिए उनने मेरे को समझाया कि तू पढ़ना तो है, तू पढ़ना चाहती है तो तू एक काम कर, तू भोपाल जा। तो मेरे को वैसे जाना है MP पुलिस, मतलब पुलिस सर्विस में जाना है मेरे को, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे नहीं हो पाएगी, इसलिए तू जा वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसा ऐसा हैगा, तू वहाँ पढ़ सकती है आराम से। तो फिर उन्होंने मम्मी पापा को समझाया। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब मेरा, जब मेरे को यहाँ पे रह के तो कुछ होना नहीं है, तो इससे अच्छा मैं वहाँ जाऊँ।
6 क्लास से मैं शहर में पढ़ने लगी थी, वहाँ पे मेरा एडमिशन करा। फिर भी जो भी कोई टीचर आते कुछ मेरे से नाम पूछते, एड्रेस पूछते, तो वो ऐसे चौंक जाते कि तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो। मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे पाती, मैं बस उनको ऐसे ही बोल देती हूँ कि मजबूरी में करना पड़ता है, कुछ पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है इंसान को। कुछ स्कूल ने इस वजह से बोला था कि अगर आप इस कम्युनिटी से हो या तो आप कम्युनिटी बदल के आप हमारे यहाँ एडमिशन लो, और अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको बताना नहीं है किसी को। फिर दूसरा एक ये भी था कि आप इसलिए नहीं बताओगे क्योंकि अगर जिन बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को पता चला कि ये किस कम्युनिटी के बच्चों के साथ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर स्कूल में फिर वो लोग बच्चों को नहीं करवाएंगे कि नहीं हम अपने बच्चों को इनके साथ नहीं पढ़ने देंगे। इतनी गंदी जगह में ऐसी विपत्तियों में रहने के बावजूद भी मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज बनी 73, इसलिए मेरे स्कूल वालों ने मेरा खुद ने ही उन्होंने एडमिशन अपने दूसरे ब्रांच के स्कूल में कराया। तो वहाँ से मैंने 11th क्लास की है, मगर अब उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने एडमिशन लेने से साफ ही मना कर दिया कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, या तो लड़की को बाहर रखो या फिर एड्रेस चेंज करो अपना बिल्कुल, तब जाके हम आपका एडमिशन लेंगे। इस वजह से अब मेरी थोड़ी 1 साल पढ़ाई छूट गई। बेड़िया जाति को समाज की ओर से मिलने वाले ये ताने तो झेलने ही पड़ते हैं, साथ ही सरकारी व्यवस्था भी अक्सर इनकी तरफ संवेदनशील नहीं रहती। जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तो फादर का नाम नहीं बता पाए थे हम, उन्होंने कहा कम्युनिटी के बारे में बता दिया, फादर का नाम नहीं बता पाए। तो मुझे 2-3 स्कूल से सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया था कि मेरे फादर का नाम नहीं है। मेरे पास भी एक अपने पिता का नाम नहीं है, सिर्फ माता का। जैसे कहीं मैं जाता हूँ कि पिता का नाम, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, फॉर्म भरा, पिताजी का नाम, उसमें मैंने बोल दिया श्रीमती मेरी माता जी का नाम, तो बोलेंगे पिताजी का नाम। डॉक्टर झिझक के बोलेगा, एकदम झिझक जाएगा पहले, फिर बोलेगा पिता का नाम पूछा है तुमसे। मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब पिताजी मेरे नहीं, और हम लोगों में माता जी का ही नाम चलता है, स्टार्टिंग से चलता है। मैं देखता रहा हूँ माता जी का नाम अधिकतर लोगों का, तो वही मैं देता हूँ। डॉक्टर भी झिझक जाता है कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पिताजी का नाम नहीं है, अब क्या कह सकते हैं अब इसके आगे। तो सबसे बड़ा इशू अभी चल रहा है हमारे इधर जाति प्रमाण पत्र को लेकर। बिना पिता के तो जाति प्रमाण पत्र बनना पॉसिबल नहीं है, और बच्चे कई प्रकार से कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर ऐसी चूक हो जाती है कि वो एक कागज़ की वजह की मतलब कमी के कारण अपने भविष्य को उजागर करने में पीछे रह जाते हैं। अब एससी का दर्जा तो मिला है, लेकिन अब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलते। कुछ लोगों के थे उनके जब्त हो गए, खिलाफ एससी में नहीं आते हो तो पिताजी का नाम लेके आओ। अब यहाँ पे तो क्या नाचने गाने का काम चलता था, अब कहाँ से ले आए पिता? ये बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू यही है, पिता का नाम नहीं दे पाना। एक बार अफसोस कर लें, 2 बार अफसोस कर लें, 3 बार अफसोस कर लें, 2 बार हॉस्पिटल गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 5वीं बार में ढीठ हुआ है, आपके लाभ है ही नहीं है, क्या करें? कहाँ से लें आप आपको नाम? जबरदस्ती लिखवा दें, राजू लिखवा दें, गोपाल लिखवा दें, कछु भी लिखवा दें, टिप्पू। कभी कभी तो मन करता है कि जब कोई पूछता है चलो टिप्पू नाम बोल दो साहब के पिता का नाम, जहाँ शर्म आती है, 4 महिलाएं खड़ी होती हैं और कुछ पुरुष भी खड़े होते हैं या डॉक्टर, ऐसा लगता है कि यार अपन पिता को नाम देते हैं बेइज्जती हो जाएगी, तो टिप्पू कुछ बच्चे नाम भी दिया देंगे भाई पिता का। पढ़ लिख कर नई राह के सपने देख रही पीढ़ी के सामने एक चुनौती फिर भी आती है कि पढ़ लिख जाने के बाद क्या करेंगे। अगर कोई नौकरी नहीं मिली तो आना तो वापस इसी धंधे में ही है, और इसके लिए खुद इनकी अपनी ही जाति के लोगों का भी दबाव रहता है। मेरी बस्ती में से मैं एक ही ऐसी लड़की हूँ जिसने इतनी पढ़ाई की है। अगर मैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी 11th क्लास पास करने के बावजूद भी अगर मैं इसी धंधे पर आऊँगी तो मुझे गांव वाले बस्ती वाले लड़कियाँ, यहाँ तक कि मेरी फैमिली तक के भी यही बोलेंगे कि तूने इतनी पढ़ाई की, इतने पैसे बर्बाद किए, फिर भी आना ही तुझे इसी धंधे में हुआ। अगर मेरी बस्ती में से कोई भी लड़की अगर पढ़ना चाहेगी तो उस लड़की को पढ़ाने की बजाय उसको ये बोलेंगे कि उसकी लड़की ने भी इतनी पढ़ाई की थी फिर भी वो कुछ नहीं बन पाई, अगर आना उसे इसी धंधे में ही पढ़ा। वो लोग क्या मेरा नाम लेकर उस लड़की को ये एग्जाम्पल देंगे। भोपाल में पढ़ाई करती थी, जब मैं घर जाती थी तो क्योंकि माता जी का तो ठीक है था उनका कि आज ठीक है हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उनका भी तो एक मोटिवेशन होता है एक वक्त तक। आसपास सोसाइटी के लोग आके उनको बोलते थे कि आपके पास क्या है, आपकी बेटी अच्छी खासी है, आप उसे रख लो, हमारी तो समाज की परंपरा है, आप उसे रख लो तो आपका जीवन आसान हो जाएगा।
अक्सर बहुत सी लड़कियों की हिम्मत टूट भी जाती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैंगी, वो लोग भी यहीं आई थी पढ़ने, वो पढ़ के चली गई वापस, और उन्हें वापस जाके वही सब कामों में लगना पड़ा क्योंकि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे स्कूल बंद हो गए थे, तो वो लोग घर गई, तो घर पे जाके वो वापस उसी काम में लग गई थी। इसलिए अब वो ये बोलती कि अब नहीं हो पाएगा, अब इतना दिमाग, इतना माइंड भी नहीं है कि अब पढ़ाई में वापस लगाएं। अच्छा देखिए, ये बहुत टेम्पटिंग होता है कि पैसा ज़्यादा मिलता है प्रोस्टिट्यूशन में, वो बाहर से लगता है, लेकिन लॉजिकली ऐसे नहीं है। जैसे प्रोस्टिट्यूशन में अगर कोई 15 साल में जा रहा है, बाय द एंड ऑफ लाइक 22 ईयर्स, वो 7-8 साल के बाद उसका कस्टमर बेस रिड्यूस हो जाता है, उसका अर्निंग कम हो जाता है। एक टाइम पे अगर वो दिन का 4000 कमाता है, बाद में 400 रुपया कमाने लायक भी नहीं रहता है। उस जगह में इसलिए जाती हैं लड़कियां ज़्यादातर क्योंकि मतलब उधर से मतलब पैसा आता है, तो पैसा वो खुद के घर में भी देती हैं, तो वो क्या है, माँ बाप सोचते हैं क्या करना है, पैसा आ रहा है, उनको बाद में समझ में आता है वो पैसा उनका किसी काम का नहीं है जब वो मतलब खुद सेफ नहीं है। तो जब हम त्योहारों पे घर जाते थे तो हमारी मम्मी बोलती थी ठीक है अब आप नहीं जाओगे वापस घर, यहीं रहो। लेकिन वही है ना कि हमें इतना समझ में आ गया था कि वो खुद तो नहीं चाहती, उन्हें सिर्फ एक विकल्प दिख रहा है विकल्प के तौर पे, क्योंकि एजुकेशन में टाइम लगता है, कोई सर्टेनिटी तो है नहीं कि बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे, लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग ने तो उनका एक एटमॉस्फेयर बन गया है, वो लोग उसके बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, ना ही उन्होंने देखी है चीज़ें बाहर की, उनको इतने विकल्प ही नहीं पता, तो वो कैसे उस चीज़ को इतना एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो उनको तो लगता है कि पढ़ाई करने के बाद ही लोग घर आ जाते हैं। एक कहावत है जैसे भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी क्या ही करे, चूल्हा ही फूकना है, लड़कियों को लेके खासकर। तो उनको भी ये लगा कि भाई जब चूल्हा ही फूकना है तो जो घर की परंपरा है जो समाज की, तो उसी को आगे बढ़ा दिया जाए, तो कम से कम पहले इकोनॉमिक जो सोर्स है वो मिल जाएगा। मैं मेरी कम्युनिटी के बारे में इतना है कि मतलब वहाँ की जो लड़कियाँ हैंगी ना, उनको उस जगह से निकाल के अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना, क्योंकि वो ना उस जगह पे मतलब एक टाइप की गंदगी होती है ना, वैसा हैगा। क्योंकि लड़कियाँ मतलब बहुत कुछ कर सकती हैं, करने को बहुत कुछ, अगर उनको मौका मिले तो। आज के दिन में बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं, MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट करी, 2-3 साल लगे, लेकिन 2022 में मैंने प्री क्वालिफाइड किया, मेंस क्वालिफाइड किया, और किसी कारणवश रहे मेरी शायद तैयारी में कमी रहेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी रही कि मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं लगी हुई हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके या तो मैं मेडिकल लाइन में आऊँ या फिर लॉ की पढ़ाई करूँ, LLB। मैंने BSc प्लस D.Ed की है, उसके बाद PGDCA भी किया है। अगर मैं पुलिस ऑफिसर बन गई तो ज़्यादातर है वो, अगर वो लोग मेरे को देख के इंस्पायर तो होंगे कम से कम, क्योंकि मैं भी उसी जगह से आई हूँ जिस जगह पे वो रहते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगी, मेरे फैमिली वाले, मतलब जैसे आपस में देख के भी बहुत कुछ होता है कि अगर ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। कुछ का इंट्रेंस जो था वो खेल की तरफ ज़्यादा था, तो हमने उनकी जो अपन कहेंगे कि हॉबी को टच करते हुए हमने देखा कि खेल से भी क्रांति लाई जा सकती है। कबड्डी में जैसे कि सांची ब्लॉक से सबसे बेहतर टीम गांव से, जिसमें 2 बार तो विधायक कप का फाइनल मुकाबला दोनों टीम जीत गई, बॉयज़ ना गर्ल्स। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुई, उसमें भी कुछ बच्चे हमारे स्टेट खेले, कुछ लड़के हमारी नेशनल ताई कमांडो वगैरह, और बहुत सी जगहों से है। अब कुछ 2-4 लड़कियाँ एकेडमी में थी, सोचते हैं कम से कम चलो उनको नौकरी मिल जाए। अब हरियाणा में तो सुना है कि कुछ बच्चे जो नेशनल खेल लेते हैं उनके लिए तो शायद जॉब आसान हो जाती है। तो हमारी 2 बच्चियां नेशनल खेल चुकी हैं, शायद उनको जॉब आसान मध्य प्रदेश सरकार भी कर दे। आज जो गांव पहले देह व्यापार और भी ये सब बातों को लेकर बदनाम हुआ करता था, आज उस गांव की जो नई पहचान उभर के आई है, जो कि खेल के माध्यम से ये सब बदलाव लाया जा सकता है। आज चीज़ें बदल रही हैं। इनफैक्ट अब तो मुझे खुद बोलने में अच्छा लगता है कि हमारी मम्मी खुद बताती है, जब कहीं बाहर जाती है तो लोग उनको बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया, आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो उनको खुद अब वो उनको कोई हम लोग के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब वो ऑटोमेटिक इतना बाहर से चीज़ें उनको देखने को मिल जाती हैं कि वो खुशी खुशी हमको बताती है, पता है ऐसा बोला। तो अब वो उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे फौजी बना, देश की रक्षा करना, टीचर, डॉक्टर, टीचर। बदनाम परंपराओं के पीछे अक्सर कोई न कोई मजबूरी रहा करती है,
और आज के समय में उसी मजबूरी के नाम पर परंपराओं को ढोया नहीं जा सकता। आज जरूरत है कि सरकार के साथ साथ समाज के दूसरे वर्ग भी बेड़िया जाति के लोगों के प्रति संवेदनशील बने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिशों में मददगार बने। तभी बेड़िया समुदाय की लड़कियों को भी एक सम्मानजनक जिंदगी मिल सकती है और वो एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। हाँ, हम बेड़ियाँ हैं, पर हम समाज की उन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारे शरीर पर कब्जा कर रखा है, हमारी आत्मा पर कब्जा कर रखा है। हम समाज के उस ठप्पे को हटाना चाहते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये ठप्पा लगा रखा है कि हम हमारे शरीर को बेचते हैं। मैं समाज की उन बेड़ियों को तोड़ना चाहती हूँ।